हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम एंड आई एम गुरमीत कौर। आज हम कंबस्शन एंड फ्लेम का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट। It's all about fire extinguishers. The most common fire extinguisher is water. तो जनरली जो कॉमन एक्सटिंग्विशर होता है फायर का, इट इज ऑफ वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। कहीं कागज से आग लग जाए या लकड़ी से आग लग जाए, देन ओनली वाटर इज यूजफुल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आग लग जाती है तो आप पानी नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर जो है इट इटसेल्फ इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तो आग को नहीं बुझा पाएगा एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। वो इंसान मर तक सकता है, उसे शॉक लग सकता है। अ पर्सन कैन डाई who is dousing the fire. So water is also not suitable for fires involving oil and पेट्रोल। जहाँ ऑयल और पेट्रोल से आग लग जाए वहां पर भी आप पानी नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है वो हैवी होता है, इट इज हैवियर देन दी ऑयल। सो जब आप पानी डालेंगे तो इट विल सिंक बिलो दी ऑयल। वो पानी जो है तेल के नीचे चला जाएगा और तेल जो है वो जलता ही रहेगा, इट विल कीप बर्निंग ऑन दी टॉप। So fires involving electrical equipments and inflammable materials like पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो अब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जा रही है या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के साथ लग रही है तो वहां पे आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर ही यूज करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन एंड इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, कंबस्टेबल सब्सटेंस को जो ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो उसको कट कर देता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इट in most cases it does not harm the electrical equipments. तो इनके इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर ही यूज किया जाएगा अगर बिजली से आग लगती है या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल से लगती है। सो हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। उसे लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इज द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? एलपीजी भी जो है लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर की जाती है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर किया जाता है इन अ लिक्विड फॉर्म, stored in a high temperature in liquid, and when released from the cylinder carbon dioxide expands enormously in volume and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. एक तो वो blanket तो बनाती ही बनाती है, ऑक्सीजन को कट कर देती है फ्यूल के पास जाने को, लेकिन वो क्या करती है? वो टेम्परेचर को भी कम कर देती है, कूल डाउन कर देती है उस फ्यूल के टेम्परेचर को भी। सो दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स। तो ऐसे कुछ ड्राई पाउडर्स के भी एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। वो कौन से केमिकल्स हैं? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और जो है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों हैं जो कि ड्राई पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो जब इसे नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको स्प्रे किया जाता है नियर द फायर तो ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से अपना काम करने लग जाती है, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल को काम डाउन करती है, स्लो डाउन कर देती है, कूल कर देती है, और उसके ऊपर जो है एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट कर देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर इज अ गुड वन, या फिर यू कैन यूज एक्सटिंग्विशर विद ड्राई पाउडर केमिकल्स। सो टाइप्स ऑफ कंबस्शन अब हम पढ़ेंगे 6.3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन क्या होता है। नाउ bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? तो क्या होता है? यहाँ क्वेश्चन दिया, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प, सो यू कैन हैव सम एल्डर विद यू। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली। जैसे ही आप लाइटर से ऑन करेंगे या मैचस्टिक से उसको आग लगाएंगे ऑन करके गैस स्टोव को, क्या होगा? एकदम रैपिड फायर होगी, है ना? एकदम से आग लग जाती है, रैपिडली इट विल कैच द फायर, और क्या प्रोड्यूस होगी? हीट एंड लाइट। आपको फ्लेम नजर आएगा, आपको हीट मिलती है उससे, तभी खाना कुक होता है। तो सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। एकदम से जो आग पकड़ ली उसने, तो वो रैपिड कंबस्शन है। तो देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जैसे फॉस्फोरस,
विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अगर इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे खुला, ये जल जाएगा, इट विल इग्नाइट इटसेल्फ। तो क्या करते हैं हम इन चीज़ों को पानी में रखते हैं फॉस्फोरस को, तो जिससे कि ये है इसको इतना इग्निशन टेम्परेचर ना मिल पाए। तो ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। So the type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। इस तरह की combustion को हम spontaneous combustion कहते हैं। वो खुद ही ignite हो जाता है, खुद ही आग लग जाती है। It burst into flames, suddenly it burst into flames, एकदम से आग लग जाना उस मटेरियल में, और आपने उसके लिए कोई आग नहीं जलाई, उसको कोई हीट नहीं दी, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं हुई, तो हम उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो एक है रैपिड कंबस्शन जो एकदम से आग पकड़ ले, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जो सडनली बर्स्ट हो जाता है इनटू फ्लेम्स। अब हम आगे देखते हैं। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines। जैसे कोल माइंस में आग लग जाती है, वो भी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की वजह से है। सो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है, आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो बिजली चमकती है, बिजली गिर जाती है, उससे जो होता है जंगलों में आग लग जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स की गलती से भी हो जाता है। कैसे? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कैंप फायर्स, यस, लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं तो जो फायर्स वहां पे लगाते हैं रात को, बोन फायर्स होती है, इट मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, उसे अच्छे से बुझाना चाहिए बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए बिकॉज पूरा जंगल जलकर बर्बाद हो जाता है। सो इन दिस केस ये सारे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के जो थे एग्जाम्पल्स है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड। अब जैसे ही कोई पटाखा फोड़ते हैं, उस पर आग लगाते हैं, क्या होता है? सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एकदम से होता है सब कुछ, इवेल्युएशन ऑफ हीट, लाइट, साउंड, सब कुछ आता है ना। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, कितना धुआं होता है, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, हम इसे कहेंगे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। कुछ ऐसे क्रैकर्स भी होते हैं जब जो कि प्रेशर से ही बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जनरली यू मस्ट बी नोइंग, पॉप पॉप करके आता है, उसको फेंकेंगे तो जस्ट उसी से ही वो explode हो जाता है। So that is also an example of explosion. So we'll go forward. 6.4 is your flame. अब flame कैसा कैसा होता है देखिए, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। अब घर पे तो सब देख ही सकते हैं गैस स्टोव ऑन करके कि कैसा है गैस स्टोव में से कैसा फ्लेम निकल रहा है। सो कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम कैसा होता है? वो ब्लूइश सा होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा ब्लू सा दिखेगा आपको। व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? ये थोड़ा येलो दिखता है ना, लेकिन इसमें नीचे की तरफ थोड़ा ब्लू भी नजर आएगा। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो मैग्नीशियम रिबन को भी क्लास 7 में एक्सपेरिमेंट था जिसमें इसे बर्न किया जा, बर्न्स विद अ वाइट ब्राइट लाइट, है ना। तो इस तरह से यहाँ और भी मटेरियल्स दिए गए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर द बर्निंग ऑफ द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट। एक बार हम ऊपर जाकर देख लेते हैं, फ्लेम्स दिखाए गए हैं। ये देखिए, कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम देख लीजिए कैसा दिखता है, और कलर ऑफ अ किचन स्टोव देखिए, दे बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि ये फ्यूल पे भी डिपेंड करता है, ये उनके जो ऑक्सीजन सप्लाई है उस पर भी डिपेंड करता है। Here you can see the lamp, light of the lamp, the candle, the Bunsen burner. They are looking so much different. तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन टेबल है यहाँ पर। तो कैंडल क्या फॉर्म करती है? फ्लेम, यस, इट फॉर्म्स अ फ्लेम। मैग्नीशियम, यस। कैम्फर, यस। कैरोसिन स्टोव, यस। चारकोल, नो, चारकोल में से कोई फ्लेम जो है नहीं नजर आता। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्लेम का? लाइट अ कैंडल, एक कैंडल ले लीजिए, होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर थिन ग्लास ट्यूब। एक आपको थिन ग्लास ट्यूब चाहिए यहाँ पे, विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। तो ये जो डार्क जोन होती है ना, ये लास्ट वाली, ये ऊपर वाली, तो यहाँ पर आपने इसको ऐसे टोंग से पकड़कर वहां पर लगाना है कि ये इसको जो है हॉटेस्ट रीजन में से जो है फ्लेम मिल रहा है। नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू दी
नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आपने एक मैच स्टिक को ले आना है। तो क्या देखेंगे आप, डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर भी आग लग जाएगी, यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग, इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम। ये होते हैं वेपर्स ऑफ वैक्स। यस, दीज आर दी वेपर्स ऑफ वैक्स। ये जब कैंडल जलती है तो इसके जो वेपर्स ऑफ वैक्स है ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन में दे आर प्रेजेंट। तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये ट्यूब में से होते हुए दूसरे एंड पे पहुंच रहे हैं, और जैसे ही वहां पर आप आग जलाएंगे मैच स्टिक से तो वहां आग लग जाएगी, वहां पे फ्लेम नजर आएगा। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली, और यहाँ पर जो है वो मेल्ट होने लगती है, कैंडल ज्यादा हीट यहीं पे होती है। सो द सब्सटेंस विच वेपराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स, तो जो सब्सटेंस वेपराइज होता है तो वो फ्लेम क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल है ना, मोल्टन वैक्स, दे राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड। आप केरोसिन ऑयल का भी लैम्प बनाकर देख सकते हैं, आप उसकी विक में देखेंगे तो वो भी क्या होगा, इसी तरह उसके भी वेपर्स निकलते हैं। सो ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। तो चारकोल ऑन दी अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल जो है फ्लेम क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो वेपराइज ही नहीं होता, इट डू नॉट वेपराइज। सो इन एक्टिविटी 6.5, कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। यस, तो उसके जो वेपर्स है यहाँ पर कैंडल फ्लेम के जो वेपर्स है इस गैस ट्यूब से दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर इग्निशन हो रहा है, यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज गोइंग टू हैपन। अगर आप वुड भी देखेंगे ना, कभी आप लकड़ी जलाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए आपको फ्लेम देगी, जब तक उसके जो वेपर्स जो उसके अंदर लिक्विड है तो उसके अंदर कुछ गैसियस फॉर्म्स में वो फ्लेम देगी, लेकिन उसके बाद वो चारकोल की तरह ही जलेगी। तो जब तक वो वेपोराइज होती है तब तक ही फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो चारकोल वेपोराइज नहीं होता तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। There is another activity here. When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate or a slide into the luminous zone of the flame. तो वहां पर आपको क्या करना है, इस तरह से ये जो है ग्लास स्लाइड ले लीजिए और इसको आप यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर रखिए फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, देन रिमूव इट। तो आपको क्या नजर आएगा, आपको दिखेगा कि a circular blackish ring is formed on the glass plate और अ स्लाइड। तो उसके ऊपर एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग आ जाएगा। इट इंडिकेट्स डेपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन। ये ब्लैक ब्लैक क्या है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, एंड होल्ड अ थिन लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ये क्यों कार्बन पार्टिकल्स होते हैं प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है आउटर जोन से। जो ल्यूमिनस जोन है वहां पे जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो थोड़ी सी कम होने की वजह से कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। सो होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। अब आपने क्या करना है, आपने एक कॉपर वायर ले लेनी है और आपने इसको नॉन ल्यूमिनस जोन के फ्लेम पे 30 सेकेंड्स के लिए रखना है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो बिल्कुल एकदम रेड हो जाएगी, वो बिल्कुल एकदम अच्छा टेम्परेचर मिल जाएगा उसको। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन होती है ना, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, तो ये जो होती है हॉटेस्ट पार्ट होती है, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट ये जो है नॉन ल्यूमिनस जोन का होता है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन भरपूर मिल रही है। इट इज गेटिंग ऑक्सीजन, इट इज गेटिंग एयर। सो ये जो बीच की जोन होती है ये मॉडरेटली हॉट होती है, मिडिल जोन यहाँ पे पार्शियल कंबस्शन होता है। देखिए पार्शियल कंबस्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हैज रिड्यूस्ड। अब ये जो इनर मोस्ट जोन है आपकी, ये अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स की है, ये आपको ब्लैक दिखेगी, तो ये लीस्ट हॉट होती है, यहाँ पे इतनी ज्यादा ये हॉट नहीं होगी। सो यू हैव टू लर्न दिस thoroughly. You should also learn how to make a
ड्राइंग ऑफ इट, इसके पूरे लेबलिंग अच्छे से लर्न कर लीजिए। डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम है, आउटर जोन कंप्लीट कंबस्शन की जोन है, ब्लू है हॉटेस्ट पार्ट है, मिडल जोन ऑफ जो है पार्शियल कंबस्शन जोन है, ये आपको येलो दिखेगी, मॉडरेटली हॉट है। जो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स है वो आपको ब्लैक दिखेगी, ये लीस्ट हॉट है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न दिस। अब ये जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, है ना, ज्वेलर्स होते हैं, दे ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप। तो इस तरह से एक मेटालिक ब्लो पाइप से ये जो क्या करते हैं, ये गोल्ड एंड सिल्वर को हीट देते हैं। व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? अभी हमने पढ़ा ना, इट इज द हॉटेस्ट जोन, क्योंकि ये जो गोल्ड सिल्वर होता है ना, इनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, तो इनके लिए जो इन्हें हॉटेस्ट जोन को ही यूज करना पड़ता है। सो गोल्डस्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट जोन। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं, चलिए हम पहले आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फ्यूल? अब ये फ्यूल क्या होता है? कंबस्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन एक्सेट्रा। तो यही सब चीजें यूज होती है और हम इन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल। अब ये सब क्वालिटीज हैं गुड फ्यूल की। अब गुड फ्यूल कैसा होना चाहिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, तो ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल, ठीक है। इट इज चीप, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। इट बर्न्स इजीली नियर एट अ मॉडरेट रेट, इसे बहुत ज्यादा हाई इग्निशन टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे वुड है, कितनी राख बच जाती है, एशेज हो जाते हैं। सो देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। अब एक फ्यूल के अंदर तो ये सारी क्वालिटीज मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है, वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर यूज। तो हमें ये देखना है कि वो कौन सा अच्छा फ्यूल है जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल हो जाए। सो फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, कोई सस्ता है कोई महंगा है। तो सम फ्यूल्स आर चीपर देन द अदर्स। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। तो आप ऐसे उनकी लिस्ट बना सकते हैं। ये देखिए टेबल 6.3 में दिखाया गया है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो तीन तरह के फ्यूल्स होते हैं, याद रखिए, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोल है, वुड है, चारकोल है। लिक्विड फ्यूल्स में आपका कैरोसिन ऑयल आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया। गैसियस फ्यूल्स में नेचुरल गैस है, सीएनजी है, एलपीजी है। सो दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स। Now, fuel efficiency क्या होती है? Now, suppose you are asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as a fuel. Which fuel would you prefer? आप किसको प्रेफर करेंगे? अब आप ऊपर वाली जो चीजें थी आपको वो सब देखनी है। अब ज्यादातर लोग एलपीजी को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें देखिए कोई स्मोक नहीं फॉर्म हो रही, कोई एशेज नहीं फॉर्म हो रहे। So which fuel would you prefer? Give your reason. So you may take the help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? Heat भी आपको सबसे ज्यादा LPG में मिल सकती है, but depends, है ना। So the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is its calorific value. तो यहाँ ऊपर हमने देखा कि अलग अलग जो फ्यूल हैं वो अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। तो उनकी अमाउंट जो फ्यूल्स जो है जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी अलग हो सकती है ना। वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी एफिशिएंसीज हैं, कितने वो कॉस्टली है, कितने वो एक्सपेंसिव है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मानी जाती है। अगर आप 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न कर रहे हैं उसमें से कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई है उसके कंप्लीट कंबस्शन तक, जब तक वो पूरी तरह जल नहीं जाता, तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी। तो ये उसका यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू का। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन। ये देखिए यहाँ पे कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज भी दी गई हैं। काउडंग केक की कितनी है? 6000 to 8000, वुड की 17000 to 22000। लेकिन देखिए एलपीजी की
एलपीजी की कितनी ज़्यादा है, 55,000। तो इस तरह से कोल की बताई गई है, पेट्रोल की, डीजल की, मीथेन, सीएनजी। तो इस तरह से ये सारे इनकी किलो जूल पर केजी में कैलोरीफिक वैल्यू बताई गई। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, सबको जरूरत पड़ती है फ्यूल्स की, लेकिन अब इसके कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है ये हमारी एनवायरनमेंट को। सो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन। इनमें से कुछ अनबर्न्ड कार्बन निकलता है। तो हम पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं, या हम इसको खत्म कर लेते हैं। ओके, तो इसमें से जो कुछ है, अनबर्न कार्बन निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस सच एज अस्थमा। तो इस तरह के ये जो है डेंजरस पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करता है, और इससे क्या होती है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि अस्थमा। और इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इनका कंबस्शन कंप्लीट नहीं है, अगर इसे ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिली, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, जिससे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। सो इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। अगर आप एक बंद कमरे में कोल जला रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। वो जो है आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाके रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस तरह से सफोकेशन होती है एंड अ पर्सन कैन डाई। तो यहाँ बूझो को भी याद आ रहा है कुछ? ओह, सो दैट इज वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो अंगीठी लगा के सो जाना या जलाकर कोल जलाकर सो जाना, तो ये जो है इससे क्या होता है? बंद कमरे के अंदर उसे ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलती, इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि एक पॉइजनस गैस है, और इस तरह से इंसान सफोकेशन से मर जाता है। सो इसका थर्ड पॉइंट है कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी कंबस्शन होती है फ्यूल्स की, उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इज द राइज ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। हमारी जो धरती है वो गर्म होती जा रही है। द टाइम टेम्परेचर इज राइजिंग, and this results amongst other things in the melting of polar glaciers. Yes, जो अंटार्कटिका, आर्कटिक ओशंस हैं, ये सब जो है यहाँ पर melting of polar glaciers हो रहा है, which leads to a rise in the sea level. तो पानी जो है, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged under water. तो ऐसा टाइम भी आ सकता है कि ये कोस्टल एरियाज हमेशा के लिए पानी में डूब जाएंगे। सो सबसे बड़ा इसका जो है अफेक्ट है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट इज योर बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप जब कोल और डीजल यूज करते हैं, ऐसे फ्यूल्स को यूज करते हैं, उनमें से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस। बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस होती है, और ये हमारी बिल्डिंग्स को भी अफेक्ट करती है, ये सी वाटर को, मरीन लाइफ को अफेक्ट करती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये जो डीजल से तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, पेट्रोल से देखिए क्या निकल रहा है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकल रहे हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जब ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रेन वाटर में मिलते हैं, बारिश में मिल जाते हैं, तब एसिड फॉर्म कर देते हैं, और ऐसी रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स। तो क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है, बिल्डिंग के लिए भी, सॉइल के लिए भी। सो ये ऑलरेडी लर्नड इन क्लास अबाउट इट इन क्लास 7. सो यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। तो आजकल क्या है? ज्यादातर सीएनजी यूज हो रही है डीजल पेट्रोल से ज्यादा, एंड बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस दी हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो सीएनजी में से ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है बहुत कम क्वांटिटी में निकलते हैं। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल, इसलिए सीएनजी जो है क्लीनर फ्यूल है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स छोड़ा था, इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। बहुत टाइम से
वुड को ही यूज किया जाता था डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल। आजकल क्या यूज कर रहे हैं? कोल और दूसरे फ्यूल जैसे कि एलपीजी। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड। अभी भी आप कोई गांव वगैरह से बिलोंग करता हो तो विलेजेस में जाकर आप देखते हैं लोग अभी भी वुड वहां यूज करते हैं एज अ फ्यूल। बस क्यों? इजीली अवेलेबिलिटी है ना, लो कॉस्ट है, सस्ता है, इजिली अवेलेबल हो रहा, फ्री है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक, लेकिन इससे क्या निकलती है? स्मोक, धुआं, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट। आप पेड़ों को काटते जा रहे तो उसमें से जो सब्सटेंसेज हमें मिलने थे उससे हम वंचित रह जाते हैं। सो मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अब पेड़ कट रहे हैं फ्यूल के लिए, उससे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, विच इज क्वाइट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एज यू लर्न इन क्लास 7। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। So thank you so much, and if you have any doubts kindly ask me in the comment section, or thank you so much, and if you like my video kindly subscribe. Thank you.